स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास ले रहा हूं और इसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिरकार इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम किस प्रकार की बॉडी के लिए पढ़ते हैं, मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है जो ये किस तरीके की बॉडी के लिए अप्लाई होती है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि यह जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है यह एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन है। अगर किसी भी स्टूडेंट को यदि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स समझ में नहीं आ रही है तो उसको आगे आने वाले सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सोम हो, टॉम हो, स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप विदाउट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के उसको समझ ही नहीं सकते। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जितने भी लेक्चर्स हैं आप उनको बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़ाई करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यह आपका इंजीनियरिंग का एक फाउंडेशन है। जिसकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पकड़ अच्छी है वो आगे आने वाले सब्जेक्ट्स को बहुत ही आसानी से समझ सकता है, बहुत ही आसानी से उनको सॉल्व कर सकता है उनके क्वेश्चंस, और आने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ने से पहले समझेंगे आखिरकार ये मैकेनिक्स क्या है। व्हाट इज मैकेनिक्स। पहले हम लोग मैकेनिक्स को समझते हैं। मैकेनिक्स को समझने के बाद हम लोग समझेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आपका यह किसे कहते हैं? The study of forces, the study of forces and their effect on a body is called mechanics। क्लियर है? मतलब बल का अध्ययन और उस बल का किसी वस्तु पर क्या प्रभाव होगा, इसका अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? मैकेनिक्स कहलाता है। बात करें मैकेनिक्स के क्लासिफिकेशन की, तो मैकेनिक्स आपका कई तरीके से क्लासिफाइड होता है, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बहुत तरीके से हमारा ये मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन है। हमें सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे ध्यान देना है। तो यह रही आपकी मैकेनिक्स की डेफिनेशन। मान लीजिए यह एक बॉडी है और इस बॉडी पर हम लोग कोई एक एफ फोर्स अप्लाई करें, तो जब हम लोग इस बॉडी पर हम लोग एफ फोर्स अप्लाई करेंगे तब होगा क्या? इस बॉडी में क्या क्या चेंजेज होंगे और इस बल के कारण यह बॉडी क्या करेगी? रेस्ट में रहेगी, मतलब स्टैटिक रहेगी, या मोशन में आ जाएगी, या डिफॉर्म होगी। क्या इस बॉडी के साथ जो भी घटना हो सकती है, अगर हम लोग इस सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो हम लोग किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? मैकेनिक्स के अंतर्गत। तो आखिरकार बात करते हैं, सबसे पहले इसमें एक टर्म यूज हुआ फोर्स। तो बात करते हैं ये फोर्स क्या है। तो देखिए, फोर्स आप लोग बचपन में पढ़ा होगा, फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स बल वह कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। मतलब फोर्स इज ए एक्सटर्नल इफेक्ट व्हिच इज कैपेबल टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी, ठीक। ये तो आपकी जो अभी तक आप लोग फोर्स की डेफिनेशंस पढ़ते चले आ रहे हैं वह बचपन वाली परिभाषा हो गई। बट इंजीनियरिंग के टर्म में हमने कौन सी फोर्स की डेफिनेशन देनी है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी है, चाहे वो स्थिर हो या गतिशील अवस्था में हो, तो
अगर हम लोग उस पर कोई एक बल लगाते हैं तो वो क्या करेगी, अपनी अवस्था को परिवर्तित करेगी, ठीक। लेकिन यह क्या चाहेगी कि हम अपनी अवस्था को परिवर्तित ना करें, जिस कंडीशन में है हम उसी कंडीशन में बने रहें। तो उसके लिए यह जो गुण है बॉडी का कि वह जो चाह रही है कि हम जिस कंडीशन में हैं उसी में बने रहें, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं हम लोग इनर्शिया। इनर्शिया इसकी हिंदी होती है जड़त्व। क्लियर है। आखिरकार यह बॉडी क्या चाहती है, अपने जड़त्व के कारण कि हम जिस पोजीशन में है उसी में बने रहें। मान लीजिए ये बॉडी रेस्ट में थी तो ये क्या चाहेगी कि हमेशा हम रेस्ट की पोजीशन में ही रहें, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। बट जब हमने इस पर एफ फोर्स अप्लाई किया तो यह बॉडी रेस्ट के बाद किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी, ठीक। तो इसका जो इनर्शिया था वह चेंज हो गया। तो फोर्स की जो इंजीनियरिंग के टर्म में डेफिनेशन यूज होती है, बहुत ही हाई लेवल की डेफिनेशन है, बहुत ही कम आपको बुक्स में मिलेगी। तो उसको फोर्स की डेफिनेशन को देखते हैं, क्या लिखेंगे। फोर्स वह कारक है जो किसी वस्तु की इनर्शिया मतलब जड़त्व को चेंज कर सकता है या चेंज करने का प्रयास करता है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे इंग्लिश में, फोर्स इज ए एक्सटर्नल इफेक्ट which is capable to change the inertia of a body or try to change। क्लियर है। फोर्स क्या है, वह कारक है जो किसी वस्तु की इनर्शिया को चेंज कर देता है या चेंज करने का प्रयास करता है। क्लियर है। तो अब देखते हैं हम लोग आखिरकार इनर्शिया किसे कहते हैं और इनर्शिया हमारा कितने टाइप्स का होता है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, यह आपका इंजीनियरिंग की शुरुआत है। अगर मान लीजिए आपको कोई ABCD ना सिखाए और डायरेक्ट आपसे कहे कि आप एलिफेंट या एप्पल लिखिए तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मैं इसीलिए आपको यह ABCD सिखा रहा हूं ताकि आपको जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की शुरुआत कर दें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस ये आपका 2 से 10 मिनट का लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग अपने सिलेबस की ओर आ जाएंगे। तो अब देखते हैं हम लोग आखिरकार इनर्शिया किसे कहते हैं और ये कितने टाइप्स का होता है। बात करते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया इसकी हिंदी होती है जड़त्व। क्लियर है। जड़त्व अभी मैंने बताया जड़त्व तो क्या है, किसी बॉडी का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहती है। क्लियर। अब देखिए यह जो इनर्शिया है यह आपका मेनली 2 टाइप्स का होता है। कौन सा देखते हैं। ये आपका बेसिकली 2 टाइप्स का इनर्शिया होता है। पहला है आपका एक्सटर्नल इनर्शिया। क्लियर है। और दूसरा आपका होता है इंटरनल इनर्शिया। क्लियर है। अब देखिए जो आपका एक्सटर्नल इनर्शिया है यह मेनली आपका 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है। यह आपका एक्सटर्नल इनर्शिया आपका 3 टाइप्स का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है। अच्छा ठीक है। ये जो आपका एक्सटर्नल इनर्शिया होता है यह आपका अनडिफॉर्मेबल बॉडी के लिए यूज होता है। अनडिफॉर्मेबल बॉडी क्या है, ऐसी बॉडी जिसमें हम लोग फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद उसके आकार में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब यह बॉडी है
इसके आकार में कोई भी परिवर्तन ना हो, मतलब इसके जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी थी वह हमेशा कांस्टेंट रहे। अगर मान लीजिए ये दो मॉलिक्यूल्स है इस बॉडी के अंदर और इनके बीच की दूरी है r0 है, तो r0 ऑलवेज शुड बी कांस्टेंट फॉर अनडिफॉर्मेबल बॉडी। क्लियर है? मतलब जो आपकी अनडिफॉर्मेबल बॉडी है उसके लिए आपका जो r0 की दूरी है, r0 की डिस्टेंस है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। बट ये जो इंटरनल इनर्शिया है ये आपका डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए यूज होता है, डिफॉर्मेबल बॉडी। क्लियर है? अब देखिए हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि इनर्शिया मेनली दो टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल इनर्शिया आपका अनडिफॉर्मेबल बॉडी के लिए होता है और इंटरनल इनर्शिया आपका डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए यूज होता है। ठीक, तो आखिरकार ये डिफॉर्मेबल बॉडी हम लोग कौन से टॉपिक में स्टडी करते हैं? अगर हम लोग बात करें अनडिफॉर्मेबल बॉडी की, तो जो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत हम जितनी भी बॉडी का अध्ययन करते हैं वह सारी की सारी बॉडी आपकी अनडिफॉर्मेबल बॉडी के अंतर्गत आती है। क्लियर? अब बात करें डिफॉर्मेबल बॉडी, तो यह जो डिफॉर्मेबल बॉडी है इस प्रकार की बॉडी का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? सोम में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंतर्गत हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी का अध्ययन करते हैं, जो कि आपके आगे आने वाले नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़ेंगे सोम। क्लियर है? तो अब देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब है। यहां पर देखिए मान लीजिए कोई बॉडी है, ये आपकी क्या है? रेस्ट में। ठीक, अब जब आप इस पर एक फोर्स F अप्लाई करेंगे तो ये क्या चाहेगी? हमेशा हम जिस पोजीशन में है, रेस्ट में है, हम रेस्ट में ही बने रहें। ठीक है, तो इसके ये जो स्टेट है इस समय, यह जो स्टेट है, इस स्टेट पर जो इनर्शिया है उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर है? अगर कोई बॉडी स्थिर अवस्था में है और उस समय उस बॉडी पर जो इनर्शिया होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर है? अब हमने इस पर एक F फोर्स अप्लाई किया तो इसका जो इनर्शिया है वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट टू किस में चेंज हो जाएगा? इनर्शिया ऑफ मोशन में। तो ये बॉडी आपकी किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। क्लियर है? अब देखिए, अब इसका दूसरा है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए ये एक बॉडी थी, ये v वेलोसिटी से मूव कर रही थी। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? हम लोग इस डायरेक्शन में एक F फोर्स अप्लाई कर दें। यह हमारी बॉडी क्या थी? मोशन में थी। हमने क्या किया? इस पर एक जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर दिया। क्लियर है? या इसी की डायरेक्शन में आप अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मान लीजिए v 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी। क्लियर है? अब ये क्या चाहेगी? हमेशा हम 10 मीटर प्रति सेकेंड की दर से ही जाते रहे। लेकिन आपने जब इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब ये बॉडी क्या चाहेगी? हम चेंज अपनी वेलोसिटी ना करें। इसका मतलब क्या है? इसमें जो इनर्शिया है वो क्या कौन सा होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसमें जो इनर्शिया होगा वो इनर्शिया ऑफ मोशन का होगा, क्योंकि बॉडी मोशन में है तो क्या होगा? इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर है? अब ये बॉडी चाहेगी कि हम अपना इनर्शिया चेंज ना करें, बट आपने क्या किया? फोर्स अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही आपने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया तो इसका जो इनर्शिया है वह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो यह इसका जब इनर्शिया चेंज हो जाएगा तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो फोर्स है उस फोर्स को किसी बॉडी पर लगाने से उसका इनर्शिया चेंज हो जाता है। बात करें डायरेक्शन की,
तो इसी में मान लीजिए यह बॉडी क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है। अब जब आप इसमें इस डायरेक्शन में आपने इस बॉडी पे फोर्स लगा दिया तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। क्या चेंज हो जाएगी, ये मान लीजिए ईस्ट से किस में चली गई, नॉर्थ में, ठीक है। तो इस समय इस बॉडी में जो इनर्शिया था, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन था, डायरेक्शन मतलब दिशा, ये बॉडी चाह रही थी कि हम हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में ही जाएं, बट आपने क्या किया, एक फोर्स नॉर्थ साइड में अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से इसका जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। जब इसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन चेंज हो गया, किसकी वजह से चेंज हुआ, वह चेंज हुआ इस बॉडी पे लगाने वाले फोर्स के कारण चेंज हुआ। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज एक्सटर्नल इफेक्ट विच इज कैपेबल टू चेंज द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी और ट्राई टू चेंज द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। तो उम्मीद करता हूँ ये फोर्स की डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होगी। आप लोग जो बचपन से पढ़ते चले आ रहे थे वो कक्षा 5, 6, 7 वाली डेफिनेशन थी, उससे ये थोड़ा आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो एडवांस लेवल की डेफिनेशन है फोर्स की। अब बात करते हैं, यह जो इंटरनल इनर्शिया है यह आपका डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए यूज होता है। डिफॉर्मेबल बॉडी मतलब यदि मान लीजिए कोई भी मटेरियल है, उन दो मटेरियल, उस मटेरियल में दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी कितनी है, आर नॉट, क्लियर है। जब आपने फोर्स लगाया तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी आर नॉट या तो बढ़ जाएगी, क्लियर है, या तो यह क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कैसे घट जाएगी और कैसे बढ़ जाएगी, मान लीजिए आपने इस पर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया टेंशन का, तो इसकी बीच की दूरी जो मॉलिक्यूल्स की है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और यह जो दूरी होगी इसको हम लोग क्या नाम दे दें, आर। तो क्या हो जाएगा, आर इज ग्रेटर देन आर नॉट के, क्लियर है। अगर इसी बॉडी में हम लोग फोर्स को इस डायरेक्शन में लगाएं तो होगा क्या, ये जो आर नॉट है ये दूरी क्या होगी, घट जाएगी, मतलब इस बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स थे वो बेचारे पास पास आ जाएंगे। तो इसको हम लोग अगर आर नाम दे दें तो क्या होगा, आर नॉट इज ग्रेटर देन आर, क्लियर। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यह जो आर नॉट है यह क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब बॉडी के अंदर जो आपका मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट था उनके बीच की दूरी आपस में घट बढ़ रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो बॉडी है ये क्या है, डिफॉर्मेबल बॉडी है। अभी हम लोगों ने देखा था अनडिफॉर्मेबल बॉडी, जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट थी, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ ये इनर्शिया, फोर्स और हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी, अनडिफॉर्मेबल बॉडी का आप लोगों का जो भी टॉपिक था वह अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। यह डिफॉर्मेबल बॉडी का अध्ययन हम लोग सोम में करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। बात करते हैं अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। ये तो मैंने अभी आपको फोर्स की डेफिनेशन बताई थी, और ये फोर्स कहाँ से उत्पन्न होता है यह मैंने बताया था कि फोर्स जो है वो क्या क्या कर सकता है। अब बात करते हैं बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्लियर है। अब देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग कौन सी बॉडी का अध्ययन करते हैं, अनडिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक। तो अगर हम लोग किसी, मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये कौन सी है, अनडिफॉर्मेबल बॉडी है, क्लियर। अब हम लोग इस बॉडी पे एक फोर्स F अप्लाई करें, क्लियर। अब जब हमने इस बॉडी पे हमने F फोर्स अप्लाई किया और हम लोग इस फोर्स का अध्ययन करें, ठीक है, और इस फोर्स के कारण इस बॉडी पर क्या क्या चेंजेस होंगे, अगर हम लोग इस बात का अध्ययन करते हैं तो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे, हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इफ वी अप्लाई सम अमाउंट ऑफ फोर्स इन अनडिफॉर्मेबल बॉडी एंड स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो चलिए मैं डेफिनेशन लिख ही दे रहा हूँ। इफ वी अप्लाई सम अमाउंट ऑफ फोर्स
some amount of force in undeformable body and study of forces and their effect on a body is called इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ यह डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। तो अब हम लोग इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन करते हैं कि यह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका कितने टाइप्स की होती है। तो आप लोग ये डेफिनेशन नोट करिए, इसका क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो क्लासिफिकेशन है वह मेनली दो टाइप्स का है। पहला है आपका स्टैटिक्स और दूसरा है आपका डायनामिक्स। ठीक है, इस पहला स्टैटिक्स और दूसरा डायनामिक्स। क्लियर? आखिरकार फिर उसके बाद चलिए इसको भी और क्लासिफिकेशन कर देते हैं। जो आपका स्टैटिक्स है इसके भी दो पार्ट किए गए हैं। पहला जो होगा आपका वह होगा काइनेमेटिक्स और दूसरा होगा आपका काइनेटिक्स। क्लियर है? देखिए, बात करें इसकी हिंदी की तो यह क्या होगा, स्थिति विज्ञान, और ये क्या होगा, गतिक विज्ञान। तो अब देखिए, हम लोग स्टैटिक्स के डेफिनेशन किस तरीके से लिखते हैं और डायनामिक्स की डेफिनेशन किस तरीके से लिखते हैं, काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन किस तरीके से लिखते हैं और काइनेटिक्स की डेफिनेशन किस तरीके से लिखते हैं, और इनके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर आपको नाम से पता चल रहा है स्टैटिक्स का मतलब क्या है, बॉडी आपकी क्या है, रेस्ट में है। और यहाँ पर डायनेमिक्स का मतलब क्या है, बॉडी आपकी मोशन में है। यदि हम लोग किसी ऐसी बॉडी का अध्ययन करें जो बॉडी आपकी रेस्ट में है, क्या है, आपकी बॉडी रेस्ट में है, और हम लोग ऐसी बॉडी का अध्ययन कर रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग किसी ऐसी बॉडी का अध्ययन करें जो बॉडी आपकी मोशन में हो तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग डायनेमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स आप किसे कहेंगे, अगर मान लीजिए कोई एक बॉडी है और इस बॉडी पर हम बल लगाए तो क्या होगा, इसमें चेंजेज होंगे, इसकी डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी में, इसके एक्सेलरेशन में चेंजेज आएंगे। अगर हम लोग इस बॉडी के चेंजेज का अध्ययन करें बट फोर्स का अध्ययन ना करें, मतलब यदि हम लोग किसी बॉडी में होने वाले इफेक्ट के बारे में अध्ययन करें और वह इफेक्ट किस कारण से हो रहे हैं उसका हम लोग अध्ययन ना करें तो हम लोग क्या कहेंगे, काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और काइनेटिक्स के बारे में, काइनेटिक्स किसको कहेंगे, अगर मान लीजिए कोई एक ये बॉडी है, इस बॉडी में कुछ चेंजेज हो रहे हैं और हमने एफ फोर्स लगाने से इस बॉडी में चेंजेज हो रहे हैं, तो अगर हम लोग इस बॉडी के साथ साथ इस फोर्स की भी एनालिसिस करें तो हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में थोड़ा सा माइनर डिफरेंट है। क्या है, अगर हम लोग केवल बॉडी में होने वाले चेंजेस के बारे में अध्ययन करें बट यह चेंजेस किसके कारण हो रहे हैं, हम फोर्स को अध्ययन ना करें तो हमारा क्या कहलाएगा, काइनेमेटिक्स। और काइनेटिक्स के अंतर्गत अगर हम लोग किसी बॉडी में होने वाले इफेक्ट
के साथ साथ फोर्स या उस बॉडी में ये जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है किस कारण से हो रहा है, इनके बारे में हम लोग यदि अध्ययन करते हैं तो हमारा काइनेटिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन था, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि आप लोगों को अभी तक कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो लगभग 30 मिनट के आसपास हो गया है। अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके जो दोस्त हैं वह भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।